हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जरा सोचिए, पिंजरे में बंद एक चूहे और अ, बिना किसी परीक्षा के नोटिफिकेशन के भी रात दिन पढ़ाई कर रहे एक छात्र के दिमाग में क्या समानता है। सुनने में तो ये तुलना थोड़ी अजीब लग सकती है। हाँ, बिल्कुल अजीब है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलता है कि इन दोनों का ही जो व्यवहार है वो एक ही मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से कंट्रोल हो रहा है। आज के इस मास्टर क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान की नींव माने जाने वाले एक बहुत ही अहम विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। मेरा मतलब है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, जिसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। और जो भी छात्र यूपी टेट या सुपर टेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। एकदम क्लियर मिशन है। हाँ, हमारे पास इस मास्टर क्लास के 100% एग्जाम रेडी नोट्स मौजूद हैं। हम इस चर्चा के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि हर एक कॉन्सेप्ट, परिभाषा और उदाहरण के पीछे के तर्क को इतनी बारीकी से समझा जाए कि परीक्षा में इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। अधिगम या सीखने की प्रक्रिया को जब हम मनोविज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो अक्सर एक बहुत ही बेसिक मॉडल का जिक्र होता है, जिसे SR मॉडल कहा जाता है। हाँ, SR मॉडल काफी बुनियादी है। बिल्कुल। SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल। इसका सीधा सा मतलब है स्टिमुलस फर्स्ट अप्रोच। पहले कोई उद्दीपक यानी स्टिमुलस सामने आता है और फिर उसे देखकर कोई अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स होता है। जैसे भूखी बिल्ली के सामने खाना रखा है। खाना यहाँ एक उद्दीपक है और उस खाने को देखकर बिल्ली का लार टपकना उसकी अनुक्रिया है। यह समीकरण बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन मुझे हमेशा ये उलझन रहती है कि अगर ये तरीका इतना ही सीधा है तो स्किनर का सिद्धांत इस SR मॉडल से अलग कैसे हो गया। यहीं से असल मनोविज्ञान की शुरुआत होती है, जहां हमें व्यवहार के पीछे के कारणों को समझना होता है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपनी नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है, स्किनर का मॉडल SR मॉडल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये RS मॉडल है। इसे टाइप R थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें जो क्रम है वो बिल्कुल पलट जाता है। पलट जाता है मतलब इसमें रिस्पॉन्स फर्स्ट होता है। बिना किसी पूर्व उद्दीपक के पहले एक सक्रिय अनुक्रिया होती है, यानी एक्टिव रिस्पॉन्स, और उस अनुक्रिया का परिणाम बाद में मिलता है। बिना किसी स्टिमुलस के अनुक्रिया? ये तो थोड़ा अटपटा लगता है। मतलब सामने कोई उद्दीपक मौजूद नहीं है, फिर भी कोई रिस्पॉन्स हो रहा है। हाँ। इसका कोई ऐसा व्यावहारिक उदाहरण है जो इस थ्योरी को हमारे दैनिक जीवन से जोड़ सके? अटपटा लग सकता है, लेकिन जरा छात्रों के जीवन से जुड़ा एक बहुत ही सटीक व्यावहारिक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए सुपर टेट का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। हाँ, जो कि एक बहुत आम बात है। बिल्कुल। यहाँ नोटिफिकेशन एक उद्दीपक यानी स्टिमुलस हो सकता था, लेकिन इसके ना होने के बावजूद लाखों छात्र लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। ये पढ़ाई करना क्या है? ये उनकी अनुक्रिया है। एकदम सही, ये उनकी सक्रिय अनुक्रिया है। वे पहले रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस उम्मीद में कि इसका परिणाम यानी नौकरी उन्हें भविष्य में मिलेगी। ओह, अब तस्वीर साफ हो रही है। स्टिमुलस को इंतजार किए बिना ही रिस्पॉन्स हो रहा है। स्किनर का प्रसिद्ध स्किनर बॉक्स प्रयोग भी तो इसी रिस्पॉन्स फर्स्ट मैकेनिज्म पर आधारित है। एकदम। उस स्किनर बॉक्स के प्रयोग की गहराई में जाने पर पता चलता है कि पिंजरे में बंद चूहा चुपचाप नहीं बैठा रहता। वो कुछ ना कुछ करता रहता है। हाँ, वो किसी इशारे का इंतजार नहीं कर रहा है। वो स्वाभाविक रूप से पिंजरे में इधर उधर घूमता है, सूंघता है, खरोचता है। स्किनर इसे सक्रिय व्यवहार कहते हैं। ये उसका पहला कदम है। और मुझे लगता है कि इसी सक्रिय व्यवहार के दौरान अचानक चूहे से एक लीवर या बटन दब जाता है। ये एक एक्शन हुआ जो बिना किसी पूर्व योजना के हुआ। सही कहा। और जैसे ही वो लीवर दबता है, उसे खाने का एक टुकड़ा मिलता है। ये खाना उसके लिए परिणाम या पुनर्बलन का काम करता है। अच्छा। अब चूहे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि बटन दबाने से खाना मिलता है। इस तरह उसके व्यवहार का अनुबंधन हो जाता है। अगली बार वो पूरे पिंजरे में यूं ही बेतरतीब ढंग से नहीं घूमेगा, बल्कि वो सीधा जाके लीवर दबाएगा। यानी परिणाम ने ये तय कर दिया कि वो व्यवहार भविष्य में दोहराया जाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। क्या सवाल? चूहे का लीवर दबाना तो एक बहुत ही साधारण सा एक्शन है। इंसानों का व्यवहार या यूं कहें कि बच्चों का व्यवहार तो बहुत जटिल होता है। क्या एक साधारण से लीवर दबाने वाले प्रयोग से
हम किसी जटिल व्यवहार के निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं? देखिए, जटिल व्यवहार अचानक या रातों रात प्रकट नहीं होते, उन्हें धीरे धीरे गढ़ा जाता है। स्किनर इसके लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का जिक्र करते हैं, आकृतिकरण और श्रृंखलन। आकृतिकरण, जिसे शेपिंग कहते हैं, जी। इसका सीधा सा मतलब है आकार देना। नोट्स के विवरण के अनुसार किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे सही कदमों की प्रशंसा करना शेपिंग कहलाता है। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक उदाहरण से डिकोड करूं तो जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो पहले दिन से दौड़ने नहीं लगता। वो पहले सिर्फ खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर एक डगमगाता हुआ कदम बढ़ाता है और अक्सर गिर जाता है। हाँ, गिरना तो तय है। लेकिन माता पिता उसे इस विफलता पर डांटते नहीं है, बल्कि वे ताली बजाकर उसका उत्साह बढ़ाते हैं। वे उस एक छोटे अपूर्ण कदम को भी पुनर्बलन देते हैं। और यही पुनर्बलन उस व्यवहार को आकार देता है। बच्चे को समझ आता है कि उसने जो कदम बढ़ाया है वो कुछ सही है। वो फिर से कोशिश करता है। धीरे धीरे इन छोटे छोटे सही कदमों को एक साथ आकार देकर चलना सिखाया जाता है। ये एक सतत प्रक्रिया है। तो शेपिंग का मतलब हुआ एक ही व्यवहार को धीरे धीरे परिष्कृत करना या निखारना। फिर ये श्रृंखलन या चेनिंग क्या है? मुझे लगता है कि ये कुछ अलग अलग चीजों को जोड़ने से संबंधित है। राइटली सेड। शिवांश मिश्रा सर की नोट्स में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से बताई गई है कि श्रृंखलन का मतलब है छोटे व्यवहारों को जोड़कर एक बड़ी श्रृंखला बनाना। अच्छा। शेपिंग में हम एक ही व्यवहार को बेहतर बना रहे थे, लेकिन चेनिंग में हम अलग अलग स्वतंत्र व्यवहारों की कड़ियां जोड़ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति सीधे यूपीएससी क्लियर करके आईएएस नहीं बन जाता, ये एक लंबी श्रृंखला का परिणाम होता है। जी। नोट्स में इसका बहुत ही सटीक उदाहरण है। मान लीजिए कोई छात्र पहले कड़ी मेहनत करके टीचर बनता है। हाँ। ये पहली कड़ी है। फिर उसी अनुभव, संसाधनों और आत्मविश्वास के आधार पर वो पीसीएस की परीक्षा निकालता है। ये दूसरी कड़ी है। और अंत में उसी अनुभव की नींव पर वो यूपीएससी क्लियर करता है। हर पिछली सफलता अगली सफलता के लिए एक मजबूत कड़ी का काम करती है। इसे ही चेनिंग कहते हैं। एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक ब्लूप्रिंट है। इन सभी उदाहरणों में हमने एक शब्द बार बार सुना, पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट। स्किनर के पूरे सिद्धांत का यह मुख्य आधार है। एकदम सही। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो जैसे गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, वैसे ही सीखने के लिए पुनर्बलन की। परिभाषा के स्तर पर देखें तो कोई भी ऐसा उद्दीपक जो किसी अनुक्रिया के बार बार होने की संभावना को बढ़ा देता है, पुनर्बलन कहलाता है। जी। और एग्जाम के नजरिए से यहाँ एक महत्वपूर्ण करेक्शन भी है। ये E.L. थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। जी बिल्कुल। थॉर्नडाइक का नियम कहता है कि संतोषजनक परिणाम व्यवहार को दोहराने की संभावना को बढ़ाते हैं। अब स्किनर ने इस पुनर्बलन को 2 मुख्य प्रकारों में बांटा है, सकारात्मक और नकारात्मक। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे पुनर्बलन सकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों ही हमेशा व्यवहार में वृद्धि करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा रुक कर इसे समझना होगा। सकारात्मक पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाता है, ये तो बहुत सीधा सा है। इसमें हम कुछ अच्छा जोड़ते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर कोई छात्र यूपी टेट में 130 से ज्यादा अंक लाता है तो सरकार उसे लैपटॉप या टैबलेट देती है, या क्लास में किसी बच्चे के सही जवाब देने पर टीचर शाबाश कहता है। इससे बच्चा आगे भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होता है। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन व्यवहार को कैसे बढ़ा सकता है? ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। हाँ, क्योंकि नकारात्मक शब्द सुनते ही तो ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई सजा दी जा रही हो। नकारात्मक पुनर्बलन का मतलब सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है कुछ बुरा या अप्रिय हटाना, ताकि अवांछनीय व्यवहार एक वांछनीय व्यवहार में बदल जाए। इसे एक कड़वी दवा के कॉन्सेप्ट से समझना चाहिए। कड़वी दवा मतलब जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो बीमारी उसके लिए एक अप्रिय स्थिति है। उस अप्रिय स्थिति यानी बीमारी को हटाने के लिए वो कड़वी दवा पीता है। एकदम सही। और बीमारी हटने से उस इंसान का दवा पीने का व्यवहार मजबूत होता है। उसने एक अप्रिय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए एक क्रिया की। इसी तरह नोट्स में एक और बेहतरीन उदाहरण है। क्या है वो? सड़क पर चालान से बचने के लिए तुरंत हेलमेट पहन लेना। यहाँ पुलिस का चालान काटना एक अप्रिय स्थिति है। उस अप्रिय स्थिति को हटाने या उससे बचने के लिए हेलमेट पहना जाता है। अरे वाह! यानी अप्रिय स्थिति के डर ने हेलमेट पहनने के वांछनीय व्यवहार को बढ़ा दिया। अब मैं इसके पीछे का तर्क पूरी तरह समझ पा रहा हूँ
किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जो सही काम किया जाता है वह नकारात्मक पुनर्बलन है। जैसे नोट्स में दिया गया शैतान बच्चे का उदाहरण। हाँ। अगर किसी बच्चे की शैतानी को हटाने के लिए उसे क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, हाँ। तो जिम्मेदारी मिलने से उसका शांत रहने का व्यवहार बढ़ जाता है। हाँ। उसने शैतानी छोड़ के शांत रहना शुरू कर दिया। और इसी से जुड़ा एक विशेष कॉन्सेप्ट परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, पलायन आधारित अधिगम या एस्केप लर्निंग। एस्केप लर्निंग। चलिए इसे समझने के लिए एक दृश्य की कल्पना करते हैं जो शायद भारत की हर सड़क पर देखने को मिल जाता है। एक ही बाइक पर 3 लोग बैठे हैं और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है। ये स्पष्ट रूप से एक अवांछनीय व्यवहार है, नियम का उल्लंघन है। और तभी उन्हें सामने एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा नजर आता है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस एक अप्रिय उद्दीपक है। तो अब उन लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया क्या होगी? वे पुलिस को देखकर डर जाएंगे। उनका पहला रिएक्शन होगा पलायन यानी एस्केप। बिल्कुल। वे तुरंत बाइक रोकेंगे, एक दोस्त को पीछे उतार देंगे ताकि सिर्फ 2 लोग बचें, और तुरंत कहीं से हेलमेट निकालकर पहन लेंगे या फिर किसी पतली गली से भाग जाएंगे। यही पलायन की प्रवृत्ति है। पुलिस के डर से बचने के लिए, उस अप्रिय स्थिति से भागने के लिए जो व्यवहार में बदलाव हुआ वो पूरी तरह से नकारात्मक पुनर्बलन पर आधारित है, क्योंकि यहाँ डर को हटाने के लिए नियम का पालन करने का व्यवहार बढ़ रहा है। ये स्पष्ट है कि पुनर्बलन का काम हर हाल में व्यवहार को बढ़ाना है। लेकिन अगर हमें किसी व्यवहार को कम करना हो या पूरी तरह रोकना हो तो क्या करेंगे? जैसे कोई बच्चा क्लास में लगातार दूसरों को परेशान कर रहा है, तो उस व्यवहार को तो कम करना आवश्यक है। जब किसी व्यवहार के होने की संभावना को कम करना हो या रोकना हो, तब दंड का प्रयोग किया जाता है। पनिशमेंट, वो परिणाम जो व्यवहार की आवृत्ति को घटा दे, दंड कहलाता है। अगर पुनर्बलन के प्रकार होते हैं तो क्या दंड के भी प्रकार होते हैं? हाँ, बिल्कुल। सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। और ये ध्यान रखना है कि दोनों ही स्थितियां व्यवहार को घटाती हैं, डिक्रीज करती हैं। या फिर से शब्दों का वही खेल है। सकारात्मक दंड में सकारात्मक क्या हो सकता है? मेरा अनुमान है कि यहाँ सकारात्मक का अर्थ कुछ जोड़ना है, भले ही वो चीज अप्रिय हो। आपका अनुमान बिल्कुल सटीक है। सकारात्मक दंड में हम कुछ बुरा या अप्रिय जोड़ते हैं ताकि गलत काम रुक जाए। जैसे किसी छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर क्लास में उसे डांट पड़ना या दोस्तों द्वारा उसका उपहास किया जाना। यहाँ डांट को जोड़ा गया है जिससे भविष्य में बिना सोचे समझे गलत उत्तर देने या शैतानी करने का व्यवहार कम हो जाता है। और नकारात्मक दंड का अर्थ होगा कुछ हटाना, यानी कोई अच्छी या पसंदीदा वस्तु छीन लेना। जैसे अगर कोई बच्चा घर में बहुत शैतानी कर रहा है तो माता पिता उसका मोबाइल छीन लेते हैं या बाहर का जंक फूड बंद कर देते हैं। अपनी पसंदीदा चीज छिन जाने के डर से वो बच्चा शैतानी कम कर देता है। बिल्कुल सही। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या आज के समय में स्कूलों में बच्चों को इस तरह का दंड देना सही माना जाता है? आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का तो पूरा ढांचा ही बदल गया है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। शिवांश मिश्रा सर ने इस पीडीएफ में एक बहुत बड़ा RTE 2009 अलर्ट दिया है। स्किनर, जो कि एक व्यवहारवादी थे, उन्होंने दंड को मान्यता दी थी। हाँ, उनका समय अलग था। उनका मानना था कि व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दंड एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। लेकिन आज की वास्तविकता और नियम कुछ और कहते हैं। जी, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान रचनावाद पर जोर देता है, कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 शारीरिक या मानसिक दंड का पूर्णतः विरोध करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किसी भी प्रकार का दंड वर्जित है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन कानून अपनी जगह। चलिए अब पुनर्बलन के एक और दिलचस्प पहलू की ओर बढ़ते हैं। अगर इनाम या पुनर्बलन व्यवहार को बढ़ाने के लिए इतना ही कारगर है, तो क्या हमें हर सही काम के लिए हमेशा इनाम देते रहना चाहिए? अगर किसी को हमेशा इनाम मिलता रहे तो उस इनाम की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो है। इसे समझने के लिए स्किनर ने पुनर्बलन अनुसूची का कॉन्सेप्ट दिया, शेड्यूल्स ऑफ रीएनफोर्समेंट। इसके तहत पुनर्बलन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, सतत और आंशिक, कंटिन्यूअस और पार्शियल। सतत का मतलब हुआ हर सही अनुक्रिया पर पुनर्बलन देना, यानी बच्चा जब भी कोई सही उत्तर दे, टीचर उसे शाबाश कहे, हर बार। शुरुआत में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय बाद उस शाबाश की कीमत ही खत्म हो जाएगी, बच्चा उसका आदी हो जाएगा। यही कारण है कि आंशिक पुनर्बलन का उपयोग किया जाता है। इसमें हर बार नहीं,
बल्कि कभी-कभी या किसी निश्चित समय या उपलब्धि पर पुनर्बलन दिया जाता है। आंशिक पुनर्बलन सतत की तुलना में अधिक प्रभावी और स्थायी होता है। अब इस आंशिक पुनर्बलन को भी 4 प्रकारों में बांटा गया है। मैं कोशिश करता हूं इन्हें डिकोड करने की। जी। पहला है निश्चित अंतराल यानी फिक्स्ड इंटरवल। अंतराल यानी समय, एक तय समय के बाद इनाम मिलना, जैसे साल के अंत में परीक्षा पास करने पर मिलने वाला रिजल्ट। बिल्कुल। और दूसरा है परिवर्तनशील अंतराल। यहाँ समय निश्चित नहीं होता, वो अज्ञात होता है, जैसे क्लास में टीचर द्वारा अचानक लिया गया सरप्राइज टेस्ट। सही है। तीसरा प्रकार है निश्चित अनुपात, फिक्स्ड रेशियो। यहाँ समय नहीं बल्कि कार्यों की संख्या तय होती है। एक तय संख्या में कार्य करने पर ही पुनर्बलन मिलेगा, जैसे नोट्स में बताया गया है 130 से ज्यादा अंक लाने पर मिलना। टास्क फिक्स है, रिवॉर्ड फिक्स है। और चौथा प्रकार है परिवर्तनशील अनुपात, वेरिएबल रेशियो, जहां कार्यों की संख्या अज्ञात होती है। आपको पता नहीं होता कि कितनी बार प्रयास करने पर सफलता या इनाम मिलेगा। अगर देखा जाए तो इन चारों में से कौन सा प्रकार इंसान को सबसे ज्यादा प्रेरित करेगा? सबसे उच्च अनुक्रिया दर उत्पन्न करने वाला प्रकार वेरिएबल रेशियो ही है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इसे लूडो के खेल से समझिए। जब कोई लूडो खेलता है तो उसे नहीं पता होता कि पासे पर 6 कब आएगा। हाँ, ये तो है, अनिश्चितता होती है। बिल्कुल। पहली बार में, चौथी बार में या 10वीं बार में ये जो अनिश्चितता है, ये जो अगली बार पक्का आएगा वाली उम्मीद है, यही उस व्यक्ति से बार बार पासा फिकवाती है। शिक्षा में भी यही होता है। ये लूडो वाला उदाहरण तो सीधे दिमाग में छप जाता है। अनिश्चितता ही सबसे बड़ा प्रेरक है। अब तक हमने इन सिद्धांतों को गहराई से समझा है, लेकिन असल क्लासरूम में एक शिक्षक के तौर पर इनका उपयोग कैसे किया जाएगा? स्किनर के सिद्धांत की शिक्षा जगत को सबसे महत्वपूर्ण देन है अभिक्रमित अधिगम, प्रोग्राम्ड लर्निंग। अभिक्रमित अधिगम, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, इसमें पूरी किताब को एक साथ पढ़ाने के बजाय शिक्षा को छोटे छोटे क्रमबद्ध पदों या मॉड्यूल्स में बांट दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि छात्र अपनी गति से सीखता है, सेल्फ पेस्ड। उसे किसी दूसरे के साथ रेस नहीं लगानी होती। वो एक छोटा पद पढ़ता है, प्रश्न हल करता है और उसे तुरंत फीडबैक मिल जाता है। तो यह प्रक्रिया सीधे तौर पर उस चेनिंग या श्रृंखलन पर आधारित है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। एकदम सही। इसके अलावा भाषा विकास को लेकर भी स्किनर का एक सिद्धांत है, जिसमें वे कहते हैं कि बच्चे भाषा अनुकरण यानी नकल करने और अभ्यास से सीखते हैं। अच्छा। एक बच्चा अपने परिवार में बोली जाने वाली मातृभाषा की नकल करता है और सही बोलने पर माता-पिता से उसे प्रशंसा मिलती है, जो उसके लिए पुनर्बलन का काम करती है। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है, महान भाषाविद नोम चोम्स्की ने स्किनर के सिद्धांत की घोर आलोचना की थी। जी, शिवांश मिश्रा सर ने अपनी नोट्स में एक क्रिटिकल नोट के तहत इस बात को स्पष्ट किया है। चॉम्स्की ने इसकी कड़ी आलोचना की थी। आलोचना का आधार क्या था? क्योंकि एक हद तक नकल करके सीखना तो काफी तार्किक लगता है। चॉम्स्की का तर्क था कि अगर बच्चे सिर्फ नकल करके सीखते तो वे ऐसे नए वाक्य कैसे बना लेते हैं जो उन्होंने पहले कभी सुने ही नहीं। उनका मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। अच्छा, जन्मजात क्षमता, जिसे उन्होंने LAD का नाम दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वे केवल नकल नहीं करते बल्कि उनके मस्तिष्क का ब्लूप्रिंट ही भाषा सीखने के लिए बना होता है। ये मनोविज्ञान के दो दिग्गजों का बहुत ही दिलचस्प वैचारिक टकराव है। आज की इस गहन चर्चा में हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग के हर पहलू को खंगाला है। चलिए मास्टर क्लास चीट शीट का संक्षिप्त में सारांश देख लेते हैं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु न छूटे। हाँ बिल्कुल। पहला बिंदु, स्किनर की टाइप आर थ्योरी, जहां पहले सक्रिय अनुक्रिया होती है फिर उद्दीपक आता है। दूसरा बिंदु, पुनर्बलन, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये हमेशा व्यवहार को बढ़ाता है। तीसरा बिंदु, दंड, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, ये हमेशा व्यवहार को घटाता है। और चौथा बिंदु, अभिक्रमित अधिगम, यानी छोटे पदों और चेनिंग के माध्यम से अपनी गति से सीखना। ये चीट शीट निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता की गारंटी है। इन 4 बिंदुओं में स्किनर के सिद्धांत का पूरा निचोड़ समाहित है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार पर गौर करें। जब कोई छात्र अपने मोबाइल पर लगातार सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करता है तो उसे नहीं पता होता कि अगली कौन सी पोस्ट उसे पसंद आएगी। ये पूरी तरह से स्किनर का परिवर्तनशील अनुपात है जो उसे बार बार स्क्रीन देखने पर मजबूर करता है। सोचिए, अगर इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल पढ़ाई में किया जाए तो परिणाम कितने अलग हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है।
दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।